नमस्कार। अब गुलाम वंश के बाद हम खिलजी वंश के बारे में समझते हैं। खिलजी वंश में क्या हुआ था। अब खिलजी के बारे में थोड़ा-सा बता देती हूँ आप लोगों को। अलाउद्दीन खिलजी की कहानी सत्ता और खून की कहानी थी इसकी। चाल भी थी उसमें, सत्ता, चाल और खून की कहानी के बारे में यहाँ पर समझते हैं। दिल्ली सल्तनत का समय था। दिल्ली सल्तनत पर एक नरम दिल के इंसान बैठे थे जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। तो इसने क्या किया था, जलालुद्दीन खिलजी को की हत्या कर दी थी। ये इसका जो अलाउद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन का भतीजा भी था और दामाद भी था। तो इसने इसकी हत्या कर दी थी और हत्या करके खुद सिंहासन पर बैठ गया था। अलाउद्दीन खिलजी एक सैनिक ही नहीं था बल्कि वो एक महत्वाकांक्षी था और हमेशा ही सत्ता पर नजर रखे हुए था कि जैसे ही मुझे मौका मिले और मैं जलालुद्दीन को फिनिश कर दूं। तो ऐसा ही हुआ, उसने एक दिन यही काम किया। जलालुद्दीन ने उसे करा, एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, वहां का सूबेदार घोषित कर दिया था। लेकिन इसका मन में एक ही बात बसी हुई थी कि मुझे दिल्ली का सुल्तान बनना है, ना कि करा का। तो इस प्रकार से उसने जलालुद्दीन को मारा। यह भी कहीं ना कहीं एक रीजन था। आगे उसका एक टर्निंग पॉइंट था। यहाँ दक्षिण भारत में देवगिरी है। यहाँ पर जलालुद्दीन के पूछे बगैर यहाँ पर हमला कर दिया और ये देवगिरी को 1296 ईस्वी में अपने अधीन कर लिया। ये भी एक टर्निंग पॉइंट था इसमें। और वहां से बहुत सा चांदी, सोना, धन दौलत लूट करके ये ले आया था। अब उसे लगा कि अब समय है, मैं जरूर सत्ता पर अधिकार कर लूंगा। और उसने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। उसने जलालुद्दीन की हत्या कर दी, जबकि वो उसका भतीजा भी था और दामाद भी था। तो इस प्रकार से उसकी हत्या हो गई और अब सत्ता का शासन था खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी। सबसे बड़ा धोखा 1296 ईस्वी में इसने किया। इसने अपने चाचा जलालुद्दीन को एक संदेश भेजा कि आप यहाँ आओ, मैंने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त कर ली है। जैसे वो वहाँ आया और उसने उसकी हत्या कर दी। लेकिन जलालुद्दीन उसे अपने बेटे के समान मानता था, लेकिन उसने जरा भी दया नहीं की। और जैसे ही वो उसको मिलने के लिए आया तो उसके सैनिक उस पर टूट पड़े और उसको मार दिया। एक ही पल में एक भतीजा हत्यारा बन गया। हत्या करने के बाद वो करा से दिल्ली आया, वहां पर सुल्तान बन बैठा। और इस प्रकार से कुछ यहाँ समझते हैं। गुलाम वंश के बारे में मैंने पढ़ा दिया, आज खिलजी वंश के बारे में है। तो खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा था। जलाल खिलजी का जो काल था वो 1290 से 1296 ईस्वी तक का था, सिर्फ मात्र 4 साल। तो यह प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी। और लास्ट शासक कौन था इसका, खिलजी वंश का, नसरुद्दीन खुसराहो। तो यह एक शासक था जिसने भारतीयों को उच्च पद दिया था। किसने दिया था, जो नसरुद्दीन खुसराहो शाह था, उसने भारतीयों को थोड़े बहुत उच्च पद दे दिए थे उस टाइम में। तो दूसरी बार हम इधर समझेंगे। पहले अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी। जब ये सत्ता पर बैठा तो इसको एक उपाधि दी थी, सिकंदर ए शानी। कौन सी, सिकंदर ए शानी। ऐसे तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सिकंदर ए शानी किसको कहा जाता है, तो सिकंदर ए शानी अलाउद्दीन को कहा जाता था। फिर जैसे ही वो दक्कन से अभियान करके आया तो उसने अपने चाचा की हत्या कर दी थी। उसके बारे में मैंने अभी बता दिया है। तो उसने कई उपाधियां धारण की थी, जैसे अमीर उल मोमिनीन की उपाधि, युग विजेता की, सिकंदर द्वितीय की। जैसे पहले एक सिकंदर हुआ था दूसरी तीसरी शताब्दी में, इसी प्रकार से ये सिकंदर द्वितीय है। ये उपाधि भी इसने धारण कर ली थी। और अलाई, इसने कई प्रकार के किले वगैरह भी बनवाए थे। जो अलाई किला था, अलाई दरवाजा, हौज खास और सीरी नामक एक नई राजधानी भी इसने बनाई थी और इसका निर्माण किया था। अलाउद्दीन का जो मकबरा है वो दिल्ली में बना हुआ है, जो हमारी कैपिटल है वो दिल्ली में बना हुआ है। कुछ और यहाँ पर समझते हैं। रणथंभौर पर आक्रमण उसने रणथंभौर पर उसने आक्रमण किया तथा उसने एक बात कही थी जलालुद्दीन ने, जब रणथंभौर पर आक्रमण किया, कि मेरे सैनिकों की कीमत इस किले से कहीं ज्यादा है। भी मेरा कोई भी सैनिक मरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो नरम दिल का इंसान था जो जलालुद्दीन खिलजी था। तो उस नरम दिल का फायदा ही अलाउद्दीन खिलजी ने कहीं ना कहीं उठाया था। फिर उसने क्या किया, दीवान वकूफ की स्थापना की। किसने,
जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसने दीवाने वकूफ की स्थापना की, जो एक व्याय विभाग होता था, और इसने घोड़े पर दागने की प्रथा भी इसी ने लागू की थी। घोड़े पर कुछ दाग दिया जाता था तो उससे घोड़े की पहचान की जाती थी। कुछ बाजारों पर नियंत्रण रखने की भी इसने बहुत बड़ी नीति अपनाई थी, और दूसरी ओर उसने सैनिकों की पहचान के लिए एक हुतिया नामक, कि सैनिक ये सैनिक मेरा है या नहीं है, उस पर हुतिया नामक निशान इसने दिया था। आगे तो कुछ और इधर मैं समझाती हूँ। मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर विजय पाई थी और वारंगल के काकतीय वंश, जो वारंगल में काकतीय वंश था, 1309 में हमला किया था। फिर द्वार समुद्र जो होयसर वंश था, मैंने पहली वीडियो में बताया था, वहां पर इसने हमला किया था 1310 में। मंदुरे के जो पांडे थे उस पर भी इसने हमला किया था। और जो देवगिरी से ये युद्ध लड़के गया था अलाउद्दीन खिलजी, जो आज के कर्नाटक में पड़ता है ये देवगिरी का स्थान, तो यहाँ से हमला करके वो उत्तर प्रदेश आया था। तब ही जा करके उसने अपने चाचा की हत्या की थी। यहाँ से विजय होकर यहाँ से बहुत सा धन संपदा लूट कर वो ले गया था। तो इस प्रकार से, और देवगिरी में उस समय में किसका शासक था? यादव वंश का शासक था, उनको भी हरा दिया था इसने। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने के बारे में हमें कहाँ कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी थे, उन्होंने एक पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि काल्पनिक ग्रंथ था। उसमें कहीं ना कहीं इनके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी ओर इसी के काल में जो चित्तौड़ में महिलाएं थी जिन्होंने जोहर किया था, वो इसी के काल में किया गया था, जो एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और अंत में क्या हुआ था इनके बारे में। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद उसका बेटा कुतुब बिन मुबारक शाह गद्दी पर बैठ गए और उन्होंने सत्ता संभाली। और लास्ट था खिलजी शासक का, लेकिन उसका राज ज्यादा समय तक नहीं चला और वो भी सत्ता से विलीन हो गया। अब राज किनका आता है? तुगलक वंश का। तुगलक वंश में वो कौन सा था? ग्यासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का। और ग्यासुद्दीन तुगलक का यहाँ से राज्य स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ और टर्निंग पॉइंट है। एक भतीजा जिसने सत्ता पाने के लिए अपने चाचा तक की हत्या कर दी थी। ये भी मतलब इतने दुर्भाग्य की बात होते हैं, लेकिन हम उस इतिहास को तो पढ़ रहे हैं जो बहुत पुराना हो गया, जिसका कोई महत्व नहीं इस समय में है। लेकिन आज तो उससे भी बुरे हालात हो गए हैं। कहीं पर देख लो सोशल मीडिया पर उठा करके, उससे भी बुरे हालात इस समय में भी हैं भारत के अंदर। एक शासक ये था जिसने पूरे भारत में डर और खौफ का माहौल बनाकर रख दिया था उस समय में, और ये ऐसा वंश था कुछ समय में फिर ये समाप्त भी हो गया। अब राज है तुगलक वंश का। तो कल को तुगलक वंश के बारे में समझते, तो धन्यवाद। नमस्कार, आज हम खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश के बारे में समझते हैं, जिन्होंने 94 साल तक शासन किया था खिलजी वंश के बाद। तो इनके बारे में जानते हैं। दिल्ली सल्तनत का अगर सबसे बड़ा राजकाज रहा है तो वो तुगलक वंश का रहा है। तुगलक वंश 1320 से 1300, गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी से इसकी राजनीति यानी स्टार्ट होती है। यहाँ से इसकी सत्ता शुरू होती है। इसकी माँ कहते हैं जाट थी, वो हिंदू थी, और इसके पिता एक तुर्की थे। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह पंजाब प्रांत के एक सूबेदार हुआ करते थे। तो उसने इससे शादी कर ली थी और यह गयासुद्दीन तुगलक था जो उसी का पुत्र था। और यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि भी धारण कर ली थी। गाजी की उपाधि इसको दे दी गई थी। कहते हैं कि ये लोग इसको हाथ पकड़ कर गद्दी पर बिठाने के ले गए थे, क्योंकि ये एक नरम दिल इंसान रहा है। गयासुद्दीन तुगलक की आर्थिक नीति को रस्म मियाम कहा गया है। इन्होंने कृषकों की दशा भी बहुत सुधारी थी, यानी खेती बाड़ी का जो भी कार्य होता था उसको बहुत ही पेचीदे तरीके से तैयार करने का कार्य इन्होंने शुरुआत की थी। दूसरी ओर इन्होंने बहुत सी नहरों वगैरह भी खुदवाई थी और नहरों का भी निर्माण करवाया था, जो ये तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक थे इन्होंने। फिर इसने दक्षिण भारत में जोना खां पर के नेतृत्व में इसने
इसको दक्षिण भारत को भी अपने कब्जे में ले लिया था और वो यहाँ पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। जो वारंगल पड़ता है दक्षिण भारत में, उस पर अधिकार कर लिया था। यह 1323 ईस्वी में जीता था वारंगल को। फिर इसका एक अभियान और होता है जोनाखां का, वो ओडिशा राज्य में होता है। यहाँ पर ओडिशा में एक जाज नगर नाम का स्थान है जो कलिंग के आसपास का है, तो वहां पर भी इसने एक अभियान चलाया था और उसको भी अपने अधीन कर लिया था। और उसका नेतृत्व यानी नेता के रूप में वहां कौन गया हुआ था, जाज नगर में जोनाखां, उसने यह जीता था। जो ये कलिंग का एरिया है यहाँ पर ओडिशा राज्य में, और ये एरिया 1324 ईस्वी में जीता गया था। और जो यहाँ का शासक था वो भानुदत्त द्वितीय थे। कहते हैं यहाँ पर इसने जब शासन कर लिया था, इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं लकड़ी के गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी, छत ढह गई थी, इस वजह से इसकी मृत्यु भी हो गई। और ये 6 किलोमीटर की दूरी पर अफगानू नाम का एक स्थान था, वहां पर इसकी मृत्यु हुई थी। और इसका जो मकबरा है वो तुगलकाबाद में बना हुआ है। फिर इसने बंगाल पर भी चढ़ाई कर दी थी, यहाँ बंगाल पर भी चढ़ाई कर दी थी और यहाँ पर भी अधिकार कर लिया था, बंगाल पर भी। इसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासनकाल था 1325 से 1350 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम जोनाखां भी था। इसको उल्लुक की उपाधि भी दी गई थी, जो पहले वीडियो में दर्शाया गया था ना, इसको उसकी उपाधि भी दी गई थी। एक राजसुंदरी नाम का अभिलेख है, उसमें इसके खाने जहां कहा गया है। इसको कहते हैं यह बहुत शिक्षित भी था, आयुर्वेद भी इसे आता था, गणितज्ञ भी था, खगोलज्ञ भी था, ऐसा इसके बारे में बताया भी जाता है। विभिन्न विद्वानों के मतभेद अलग अलग रहे हैं इसके बारे में। कुछ इसे रक्त पिपासु बोलते हैं, स्वामी द्वितीय इसको विधर्मी और रक्त पिपासु बोलते हैं। बर्नी महोदय इसको सृष्टि का आश्चर्य, विपरीत तत्वों का मिश्रण और एक पागलपन की उपाधि से देते हैं। उसने एक खलीफा की उपाधि भी धारण की थी, जिसे ओमिरिल मैमुनून कहा जाता है। इन्होंने सिक्कों पर जिल्ला भी लिखवाया था। ये सिक्के धातुओं और तांबे के बने हुए होते थे। इसके सिक्के थे जो इब्न बतूता थे वो भारत में आए थे और उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम रहेला था। 1333 ईस्वी में लिखी गई थी। उस पुस्तक में इसने इसकी कई बातों का जिक्र किया था। तो आगे की वीडियो कल को समझते हैं। धन्यवाद।